नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की। 6 जुलाई से 13 जुलाई तक की प्रधानमंत्री की 6 देशों की यात्रा के काफी मायने हैं। भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा लंबे समय बाद इन देशों की यात्रा की गई है। ये देश हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस। इस बीच प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शिरकत की। संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता मिली, लेकिन इन सबसे अहम खबर रही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात। ये मुलाकात रूस के उफा शहर में हुई, जहां दोनों के बीच मुलाकात तय समय से ज्यादा करीब 1 घंटे तक चली। बताया कि सार्क सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ के न्योते को स्वीकारते हुए अगले साल पाकिस्तान जाएंगे। यह भी बताया गया कि मुंबई आतंकी हमले से संबंधित मुकदमे में तेजी लाने पर सहमति बनी है। खबर यह भी थी कि इस दौरान कश्मीर की बात नहीं हुई। हर कोई इस मुलाकात को एक नई शुरुआत मान रहा था, लेकिन अधिकांश जानकारों का मानना था कि पाकिस्तान पर भरोसा कर लेना ठीक नहीं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब खबर है कि पाकिस्तान ने लखवी की आवाज के नमूने देने के वादे पर यू टर्न ले लिया है। कश्मीर राग भी फिर से अलापा है। उधर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी लगातार जारी है। तो सवाल कि इस मुलाकात का मतलब क्या? वैसे पाकिस्तान से क्या इस 1 घंटे की मुलाकात से ही वाकई काफी उम्मीदें करनी चाहिए थी? क्या वाकई इसी से सारे समाधान निकल जाते? वैसे प्रधानमंत्री की इस पूरी यात्रा के ही क्या कुछ मायने हैं? शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने का मतलब क्या है? ब्रिक्स में भारत की क्या भूमिका है? इन 5 देशों की यात्रा के मायने सिर्फ आर्थिक हैं या सामरिक भी हैं? क्या इस यात्रा को भारत की बदलती सुधरती विदेश नीति के तौर पर देखा जाए? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें समझने की कोशिश आज लोकमंच में। तो प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा के मतलब को समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं 3 बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं अशोक सज्जनहार साहब। आप राजदूत रह चुके हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है शंभुनाथ जी आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। आप हिंदू बिजनेस लाइन से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिशिर जी आपका भी कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अशोक सर आपसे। पाकिस्तान के साथ भारत की मुलाकात और उसके बाद कल से लेकर अब तक के बदलते घटनाक्रम, क्या इसकी उम्मीद थी? देखिए, मैं तो ये पहले कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई ये बहुत अहम है जी। और जो वहां पर समझौते हुए, 5 समझौते हुए, जो दोनों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात होगी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की मुलाकात होगी, बीएसएफ और पाक रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात होगी, वगैरह वगैरह, ये बहुत अहम चीजें हैं। तो मेरे विचार से ये काफी अरसे के बाद ये पहली बार मुलाकात हो रही है और इसमें इतने समाधान निकले हैं, इतने निर्णय हुए हैं। ठीक है, लेकिन सर उसमें माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं। जो एक कूटनीतिक सफलता के तौर पर जो बताया जा रहा था वो यही कि देखिए वॉइस सैंपल पर सहमति बन गई है, और दूसरा ये कि कश्मीर के मुद्दे पर इस बार कोई बात नहीं हुई और आतंकवाद को लेकर दोनों ने साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात की है, खासकर पाकिस्तान ने। जिस तरीके के बयान अभी आए हैं उसमें, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि कूटनीतिक सफलता का कहीं कोई संकेत या संदेश नजर आता है? जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूं। देखिए, पाकिस्तान के साथ ये ऐसे मामले, ऐसे मसला चलता रहेगा जी। और हमने काठमांडू, पिछले साल जब मुलाकात हुई थी काठमांडू में, सार्क समिट हुआ था, उसके बाद हमने ये निश्चय कर लिया था जो हमारे अपने जो ताल्लुकात हैं, अपने जो रिश्ते हैं और सार्क देशों के साथ, उनको हम चलाते जाएंगे। और पाकिस्तान को ये लग रहा था जो एकदम वो आइसोलेट हो रहा है, अलग थलग हो रहा है, तो उसकी तरफ से ये पहल थी जो भारत को कैसे एंगेज किया जाए, और ये एंगेजमेंट है। तो हम पाकिस्तान के साथ हमें एंगेज करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है जी। लेकिन जून में संभवतः विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया था कि जब तक लखवी पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक दोनों देशों के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। इस बार जब बातचीत हुई तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि देखिए पाकिस्तान ने कहा कि लखवी पर कार्रवाई होगी, फिर इस तरीके का यू टर्न। क्या अब आगे बातचीत की संभावना नजर आती है इसी क्रम में, जो कम से कम समझौते हुए हैं, चाहे वो डीजीएमओ के स्तर पर, एनएसए के स्तर पर? मतलब अब ये मान लिया जाए कि भले ही लखवी पर यू टर्न हो, लेकिन बातचीत आगे बढ़नी चाहिए या बढ़ेगी? देखिए, मेरे विचार से तो इसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना चाहिए। और यहां पर ये वाली जो उफा में 10 तारीख को मुलाकात हुई है, उसके बाद जो समझौते हुए हैं,
वो बड़े अच्छे हैं और उसको आगे लेकर जाना है। अब ये जो लखवी के ऊपर है, जो हम वॉइस सैंपल नहीं देंगे, ये मैंने केवल अभी न्यूज चैनल के माध्यम से सुना है। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट का कुछ ऐसे नहीं आया। ठीक है, अधिकृत बयान नहीं आया। हाँ, कोई अधिकृत बयान नहीं है, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। और जहां तक कि कश्मीर का मुद्दा है, वो ठीक है, वो कहेंगे। और ये अगर हम भारत में ये सोचें, जो क्योंकि उफा में इसके बारे में बातचीत नहीं हुई है, ये हमारे उसमें जो 5 निर्णय है उसमें नहीं है, तो वो कश्मीर का मुद्दा छोड़ देंगे, ये भी ये संभव नहीं है। तो इसको हमें, वो कहते रहेंगे कश्मीर के बारे में बातचीत करने के लिए, हमको भी बात करनी है, क्योंकि हमारा जो बहुत हिस्सा है वो पाकिस्तान के अधीन है। ठीक है, लेकिन अगर हमें चाहिए, हमें नेगोशिएट अगर करना है। लखवी को लेकर ये यूटर्न का बयान अधिकृत रूप से भी सामने आता है, उसके बाद भी इस मुलाकात से कुछ खास आपको नजर आता है? जी, मेरे ख्याल से बातचीत तो फिर अलग क्या है, नया क्या है इस मुलाकात? नया क्या है, जो आपके बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, जो वायलेशंस होती हैं, सीज फायर वायलेशंस होती हैं, जब आपकी मुलाकात होगी इनसे, डीजीएमओ से, डीजी बीएसएफ और पाक रेंजर्स से, तो उसमें कमी आने की काफी उम्मीद की जा सकती है। ठीक है। और जहां तक एनएसी की मुलाकात है, इसमें फॉरवर्ड विजन क्या होना चाहिए हमारे दोनों देशों के रिश्ते के बारे में, उसको हम आगे देख सकते हैं। ठीक है, शंभुनाथ सर, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस तरीके की खबरों को जो कल से आनी शुरू हुई हैं, इनको किसी झटके के तौर पर देखा जाए, या जैसा अशोक जी कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक था, इस तरीके की चीजें आनी ही थी और अभी अधिकृत रूप से हैं भी या नहीं, इसका इंतजार करना ज्यादा बेहतर होगा? मतलब हम अति उत्साहित तो नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री की 8 दिन की यात्रा थी, वो तो निश्चित तौर राजनीतिक रूप से सफल कही जाएगी। ठीक है, थोड़ा पाकिस्तान केंद्रित ही करके मैं अगर आपसे समझूं, पाकिस्तान उसमें कूटनीतिक विफलता तो हो सकती है कुछ, लेकिन राजनीतिक रूप से सफल यानी जिस तरह प्रचार हुआ और जिस तरह से गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई जी, और प्रधानमंत्री खड़े हुए बड़ा लंबा फासला तय करके आए। नवाज शरीफ साहब अगर आप ये हम लोग देख रहे थे हाल में, जिससे लंबा फासला तय करके आते हैं, तो एक तो मैसेज गया है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक यात्रा को राजनीतिक मकसद में सफल नहीं है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का लगभग सभी लोग जानते थे कि पाकिस्तान बाद में बहुत सारे इब्बट पैदा करेगा, तो वही हुआ। जैसे लखवी वाले मामले को लेकर के अगर वहां के अखबार, वहां के टेलीविजन कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये बात उठी होगी कि लखवी के ऑडियो कैसेट नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारी बातें आ गई हैं। तो ये सब चीजें जब आ रही हैं, तो कूटनीतिक रूप से जिस तरह से हम कह रहे थे कि शायद अब भारत पाक रिश्ते हैं उनमें बहुत मधुरता आ जाएगी और एक नई शुरुआत, एक बड़ी माइलस्टोन तय कर लिया, वो शायद वैसा तो नहीं हुआ। ठीक है सर, ये मजबूरी भी है क्या पाकिस्तान की? जैसा जब ये मुलाकात हुई, तब यहाँ भी कुछ जानकार कह रहे थे कि देखिए, ये एक उपलब्धि तो हो सकती है कि कश्मीर का जिक्र ना हो, लेकिन नवाज शरीफ जब पाकिस्तान लौटेंगे तब उनकी स्थिति क्या रहेगी, इसको भी थोड़ा सोचना और समझना जरूरी है। क्या ये वही मजबूरी का हिस्सा है कि कश्मीर का राग आप अलापिए? देखिए, बात ऐसी है, हमको अपने हितों की बारे में सोचना चाहिए जी। अब पाकिस्तान क्या करता है, वो वापस पहुंचता है। 1971 में भी यही हुआ, उसकी जंग के बाद जब शिमला अग्रीमेंट हुआ वगैरह वगैरह, तो हम यही सोचकर जो भुट्टो साहब वापस जाएंगे, वो इस अग्रीमेंट को अपनी डोमेस्टिक सेल कर पाएंगे या नहीं, तो उनको देखने देना चाहिए। हमें अपने हितों का पूरी तरह से रक्षा करनी चाहिए, और इसमें मेरे ख्याल से हुआ है। जो हमने अपनी हितों की रक्षा करने का पूरा वो प्रयास किया है, और मेरे विचार से काफी हमें इसमें सफलता मिली है। परंतु ये भी हमें सोचकर चलना पड़ेगा, सीज फायर वायलेशन होते रहें, पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता रहे, उसके लिए हमको अपने को मजबूत करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना चाहिए जो पाकिस्तान इन सबको छोड़ देगा। हमको अपने को मजबूत करना है, राजनीतिक तौर से, कूटनीतिक तौर से, और इसको अपने। ठीक है, ये एक अहम बात है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के साथ ही सिर्फ बातचीत को लेकर जिस तरीके से घटनाक्रम बदले, उसका कुछ मतलब आर्थिक लिहाज से भी है क्या शेष सर? देखिए, जब कभी भी ऐसी बातचीत होती है तो दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को एक नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। चाहे आप वाजपेयी साहब के जमाने का देख ले, जब उनकी मुलाकात हुई थी, या फिर उसके बाद जब जब ऐसी मुलाकातें हुई हैं, तो मतलब ये निकाला गया कि दोनों देशों के बीच व्यापार काफी बढ़ेगा, निवेश काफी बढ़ेगा। व्यापार मतलब क्या, सिर्फ प्याज या कुछ और भी है? हाँ। कि अभी जो है हम व्यापार जो है वो ग्रेनाइट और प्याज के आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और दूसरा जो है अफगानिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से जो ड्राई फ्रूट्स आता है वो पाकिस्तान के रास्ते से होकर के आता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम व्यापार पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं पाकिस्तान के साथ,
भारत और पाकिस्तान के बीच में, उससे व्यापार के बढ़ने की काफी ज्यादा गुंजाइश है, काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। उनकी भी जरूरतें हैं, हमारी भी जरूरतें हैं। वो कहीं और से मंगवाते हैं, हम कहीं और बेचते हैं, ग्रेनाइट और प्याज के अलावा भी। बिल्कुल। और ये अगर सोच लीजिए कि अगर व्यापार बढ़ता है तो दोनों देशों के लिए कितना फायदा हो सकता है। ठीक है। पाकिस्तान में कीमत के लिहाज से और हमारे लिए एक नजदीक में बाजार मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये व्यापार की बात तो होती रहेगी, लेकिन जमीन पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और आगे भी उम्मीद इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन, जब दो देश अगल बगल में हो और दूसरा देश आपको एक प्राथमिकता वाला देश ना माने व्यापार के लिहाज से, तो आपके लिए व्यापार बढ़ाना बहुत मुमकिन नहीं हो जाता। बिल्कुल। और आप जो व्यापार के संदर्भ में सर बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये बात चीन पर तो लागू होती है, लेकिन पाकिस्तान से मामला थोड़ा अलग है, अपना एक पूरा इतिहास है, इसकी वजह से शायद व्यापार कहीं पीछे छूट जाता है? देखिए, व्यापार इसलिए पीछे छूट जाता है क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तान में होता क्या है। हम ये एक मान करके चलते हैं कि पाकिस्तान एक मार्केट है जिसमें हम अपना सामान तो बेच सकते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं ला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। प्याज एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जब कभी भी आपके यहाँ प्याज का संकट हुआ है तो पाकिस्तान ने ही उबारा है, क्योंकि वहां से बड़े पैमाने पर प्याज आसानी से आपके देश में आ जाता है। जिस तरीके का एक, जिसको कहते हैं ना, पेरिसेबल आइटम है, तुरंत खत्म हो जाता है, तो आप बाहर कहीं और से नहीं मंगवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो पाकिस्तान से बहुत आसानी से आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, चूंकि हम व्यापारिक रिश्तों पर बहुत ज्यादा अभी तक ध्यान नहीं दे पाए हैं, केवल हम कूटनीतिक और कश्मीर और लखवी और इन्हीं सब चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं, तो व्यापार कहीं पीछे रह जाता है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जो अगर इसके व्यापार के तरीके से देखा जाए तो इन दो तरफा व्यापार में पाकिस्तान को यकीनन ज्यादा फायदा होगा अगर उनके रिश्ते और ताल्लुकात हमारे से अच्छे होते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट जो है, भारत तो पाकिस्तान को देता है, परंतु पाकिस्तान भारत के जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको नहीं देता है। परंतु जो पाकिस्तान और देशों से आयात करता है वो भारत से बहुत कम दाम में और जो उसको अपनी जरूरत है वो कर सकता है। तो उसकी आर्थिक स्थिति के लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारे लिए ठीक है, मार्केट है। हमारे लिए जो सबसे अहम है वो, जैसे इन्होंने कहा, वो है कनेक्टिविटी का इशू। जो यहां से हम अपना सामान, अपना माल पाकिस्तान से होते हुए कैसे अफगानिस्तान भेज सकें। और अफगानिस्तान से होते हुए, लेकिन सर पूर्व के अनुभव के आधार पर आपको लगता है कि व्यापार आधार बन सकता है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी के संदर्भ में, खासतौर से इस तरीके के बयानों या कथित यूटर्न के बीच में? मेरे विचार से मुश्किल है, क्योंकि ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो भारत के साथ जो रिश्ता है वो ना तो व्यापार के तौर पर आधार पर वो निर्धारित करते हैं, ना किसी और चीज। वो भारत के साथ जो रिश्ता है वो उनकी आर्मी करती है, वो उनकी आईएसआई डिसाइड करती है। और उनके मद्देनजर ना व्यापार है ना कुछ और चीज है। उनके मद्देनजर है जो हमारी अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी पावर है, अपना जो क्लाउट है देश में, वो कैसे बढ़ा रहे। और वो ऐसे बढ़ सकता है जो भारत को आप एक दुश्मन देश के रूप में करार दें और उससे अपने सर, अगर ऐसी ही स्थिति है, जैसा आपने कहा कि फैसले अधिकतर सेना या आईएसआई के स्तर पर लिए जाते हैं, तो धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के संदर्भ में जो कुछ समझौते होते हैं उसका क्या कुछ मतलब रह जाता है? एनएसए अगर दोनों आपने सामने बैठकर बात करते हैं तो उसका क्या कुछ मतलब रहता है? या प्रधानमंत्री अगर वहां के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, जिनको कहा जाता है कि वो कमजोर हैं वहां पाकिस्तान में, उसका क्या कुछ मतलब रह जाता है जब फैसले ही सारे आईएसआई और सेना को लेने? देखिए, धार्मिक टूरिज्म है, ये तो सॉफ्ट चीज है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। हाँ, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो बढ़ ही सकते हैं। और ये वाला फिर एक मूवमेंट है जिससे कि आप इसको और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं और ज्यादा जोर दे सकते हैं, जिससे कि जो वहां पर कंस्टिट्यूएंसी है जो कि चाहती है कि भारत के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे हो और बने, इसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, इसको और ज्यादा शय दी जाए। तो इस हिसाब से चाहे व्यापार हो, चाहे ये धार्मिक टूरिज्म हो या और कुछ ऐसी चीजें हो, क्रिकेट खेली जाए, वहां पर जाएं। आपको पता है कुछ साल पहले हुआ और पीपल टू पीपल कैसे इसमें उत्साह से उन्होंने इसमें शिरकत ली, इसमें भाग लिया। तो ये सब कार्य तो करते रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए जो भाई ये अगर पूरा जो संबंध है
ये अगर केवल सेना देखती है तो हम और कुछ नहीं करेंगे, केवल सेना से ही बात। इसी क्रम में शंभुनाथ जी, इस मुलाकात के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ का न्योता स्वीकारा कि अगले साल वो पाकिस्तान जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा, आपको लगता है कि अगले साल तक कुछ उम्मीदें और बढ़ती हैं दोनों देशों के रिश्तों की बेहतरी के लिहाज से? अभी जो बात चल रही थी कि हम पीपल टू पीपल संपर्क कैसे हो, मेरे ख्याल से अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं तो एक रिश्ता बनता है सौहार्द का, आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट का। क्योंकि बहुत सारे लोग भले कितना भी तनातनी बनी रहे, लेकिन शादियां अभी भी पाकिस्तान में होती हैं। वहाँ की लड़कियां यहाँ आती हैं, यहाँ की लड़कियां वहाँ जाती हैं। और मजे की बात, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिली या उनको वहाँ की नागरिकता नहीं मिली, वो तो परेशान हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते सुधरें। तो अगर मोदी साहब पाकिस्तान जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक लोगों में उत्साह आएगा। जैसे आपको याद होगा जब वाजपेयी जी गए थे पाकिस्तान तो कैसा जबरदस्त उत्साह आया था, उसके बाद बस यात्रा शुरू हुई और बहुत सारी चीजें बदली। तो ये चीजें बदल भी सकती हैं अगर ये प्रक्रिया शुरू होती है कि सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री स्वयं जाएं, तो उसका एक अलग असर पड़ेगा। और ये मान के चलना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री कमजोर हैं। वो जैसे यहाँ प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में आए थे लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो बाहर जाके क्या कहते हैं, उनकी ISI और उनकी मिलिट्री क्या कहती है, उसमें फर्क है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री मानना चाहिए कि सार्वभौम है, अगर ये कह देंगे तो फिर कह देंगे। ठीक है, लेकिन सर एक चीज और थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए कि लगभग 1 साल ऐसा बीता जब दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं हुई। फिर ऐसी क्या स्थिति बनी आपके हिसाब से कि दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो आमने सामने आए और मुलाकात हुई? और कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मिलना ही था तो आपने 1 साल जाया क्यों किया? मेरे विचार से जाया नहीं किया है, क्योंकि मैं ये समझता हूं जो एक हमको बहुत जरूरी था एक संदेश देना पाकिस्तान को, और ये मेरे ख्याल से हमने संदेश दे दिया है। जब पिछले साल विदेश सचिवों की मुलाकात हो रही थी और तब हमने उसको कहा जो ये मुलाकात नहीं होगी क्योंकि उनके हाई कमिश्नर ने यहाँ पर वो अलगाववादियों से मुलाकात की, तो मेरे विचार से एक संदेश देना उसके लिए बहुत आवश्यक था। उसके बाद जब सीज फायर वायलेशंस हुई, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, तो उसका भी जवाब हमने मुंह तोड़ दिया। क्योंकि और इसमें ऐसा नहीं किया जो पहले क्या हुआ करता था, जो अगर वहां से फायरिंग होती है तो हम रिएक्टिव थे जी। अब जब वहां से फायरिंग हुई तो हमने उसका बिल्कुल ही प्रोएक्टिवली उसको हमने रिस्पॉन्ड किया। तो मेरे ख्याल से यह संदेश चला गया है पाकिस्तान पर, जो भारत इस चीज को अब लाइटली नहीं लेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा ही तरीके से करेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ से सार्क में, जैसे मैंने पहले कहा, उनको थोड़ा बहुत आइसोलेट हो, तो उनको ये दिखाई दे रहा है जो हम आइसोलेट हो रहे हैं सार्क में, तो हम कैसे फिर से अपने संबंध और सुधारने के लिए कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक सर यहाँ पर ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी देशों की यात्रा और उसके क्या कुछ मतलब हैं, साथ ही साथ ब्रिक्स और जो शंघाई सहयोग संगठन है वहां पर भारत अगर सदस्यता लेता है तो उसका क्या कुछ मतलब है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तुरंत हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं एक और खास मेहमान, प्रोफेसर सुषमा यादव। आप प्रो वाइस चांसलर हैं इग्नू की। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर यादव आपका भी कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा को आप कैसे आंकती हैं? पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हुई मुलाकात, और उसके बाद कल से लेकर अब तक के जिस तरीके से घटनाक्रम बदले हैं उनकी आपकी प्रतिक्रिया? मैं प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा को एक नई कूटनीति के रूप में देख रही हूँ, और लगभग उनकी सारी विदेश यात्राएं, लोग चाहे उन्हें कुछ भी कह रहे हों, लेकिन वो उनकी इस कूटनीति का ही हिस्सा है। प्रायः अब तक हम राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी थे ये समझते थे कि भारतीय विदेश नीति यथार्थवादी धरातल पर बहुत कमज़ोर है। हम बड़े बड़े आदर्शों की बात करते थे जिसमें पंचशील भी शामिल है, और सह अस्तित्व की नीति और शांति, विकास, इन सब की बात, भारी भरकम शब्द होते थे, बहुत भारी भरकम शब्द थे। लेकिन यदि हम कोई यथार्थवादी मित्र ढूंढने लगते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में तो ढूंढना मुश्किल हो जाता था। जो मित्र थे वो परिस्थितिवश थे या सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ से जुड़े हुए थे जी। अब पहली बार मैं देख रही हूँ, और ये अगर हम इसे थोड़ा भारतीय मेधा से जोड़कर देखें तो जो चाणक्य की कूटनीति होती है कि मंडल पर मंडल बनाएं आप, और
अपने नज़दीक से शुरू करें, जो उन्होंने शुरू किया, सबसे पहले भूटान जाकर, नेपाल जाकर, जिन्हें हम ये समझते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बड़े मामूली या छोटे देश हैं, और फिर इसके बाद जो दायरा बना, बांग्लादेश गए और चीन भी गए, और अब पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर ली है। और वेस्ट एशिया, जिसको हम एक अलग धरातल पर अपनी दोस्त मानते थे अपने, और उन कारणों से हम बहुत सारी बातों पर समझौते भी करते थे, वहां से शायद हम निकलने लगे हैं। और इस तरह से वो नए दोस्त, नए मित्र तलाश कर रहे हैं। और आप अगर देखें तो जिस प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर वो सभी जगह कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, उन्होंने कुछ कॉमन ग्राउंड्स ढूंढ लिए हैं जो हर देश का कंसर्न है, जिसमें सबसे बड़ा उन्होंने टेरर ढूंढा है। और टेररिज्म, कोई देश ये नहीं कह सकता कि वो उससे कहीं ना कहीं हताहत और आहत नहीं है। पाकिस्तान भी कहता है, पाकिस्तान भी कहता है, कोई मना भी नहीं कर सकता है। तो जिस तरह से उन्होंने इसको एक साझा शत्रु बना लिया है और उस पर समझौते कर रहे हैं, वही आप देखें तो इस विदेश यात्रा में भी रहा है। ठीक है कि उन्होंने ग्लोबल टेरर की बात की, कह दिया टेरर हैज नो बॉर्डर्स। हाँ, और इसलिए सभी देशों को मिलजुल कर लेकिन अशोक जी, वो जिस देश में जाकर ये कहते हैं कि आतंक की कोई सीमा नहीं होती है, क्या उन देशों का भी कुछ मतलब है वास्तव में आतंक के लिहाज से, या वहां पर अगर आप आतंकवाद की बात करते हैं तो उसके कुछ मायने हैं? बहुत मायने हैं। देखिए, मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा इसमें। एक तो देखिए अफगानिस्तान में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं, नेटो और इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं, वो सब वहां से निकल रहे हैं। तो वहां पर आप देखेंगे जो तालिबान का जो प्रभुत्व है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी गतिविधियां वहां पर बढ़ती जा रही हैं। और ये जो है मध्य एशिया के जो सारे देश हैं, किर्गिस्तान में आतंकवाद का क्या मतलब सर, अफगानिस्तान के लिहाज से थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए। जी देखिए, जो 3 देश हैं जिनके इनके साथ बॉर्डर्स मिलते हैं, तजिकिस्तान है, करीब 1,500 किलोमीटर का उनके साथ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है। और 1990 में जब रूस के ट्रूप्स वहां से निकले थे तो यहाँ पर सिविल वॉर हो गई थी। और आपको मालूम है, दर्शकों को मालूम है, जो वहाँ पर बहुत ही, जब तालिबान का प्रभुत्व बढ़ा था तो वहाँ पर बहुत जंग हुई थी। और उसके बाद उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान इनके साथ भी इनके बहुत बॉर्डर्स हैं, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी। और वहाँ पर बहुत सी ऐसे ग्रुप हैं, जैसे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, वो वहाँ पर बहुत सक्रिय हैं फरगाना वैली में। तो वो इसका इंतजार कर रहे हैं जो कब यहाँ से ये वाले जो बाहर के ट्रूप्स हैं, फोर्सेस हैं, वो निकले और ये फिर से सक्रिय हो जाएं। तो यहाँ पर इसका बहुत, हिज़्बुत तहरीर है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, और बहुत चेचनिया वगैरह से बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर आकर आतंकवादी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज और जो हमको समझनी है, क्योंकि आजकल ISIS, इस्लामिक स्टेट का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया है इराक और सीरिया में। और अगर आप इस क्षेत्र में जाएं, और मैं था वहां पर 1 महीने पहले, मुझे न्योता दिया गया था, मैं वहां पर गया था, और इन देशों में बहुत चिंता है। क्योंकि हम भारत को तो देखते हैं, इतना बड़ा देश है और यहां से कितने 10-20 लोगों गए होंगे वहां पर, तो बड़ी खबर बनती है। परंतु वहां पर जो है तजिकिस्तान छोटा सा देश है, और वहां से ऐसा लगता है जैसे 500-600 युवा युवतियां वहां पर वो गए हैं आईसिस के लिए। ठीक है, तो क्या ये देश भी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आतंकवाद को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितना कि भारत? बहुत गंभीर हैं और बहुत चिंतित हैं। और इनको ये चिंता है, जो अगर हमने सभी से मिलकर अपने साथ साझेदारी नहीं की तो हमारे ऊपर बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि ये सभी ने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप देखें 2010 में, तो किर्गिस्तान नीचे जो ओश जगह है, फरगाना वैली में है, वहां पर रिवोल्ट हुआ था, वहां पर ऐसे ही टेररिस्ट का हुआ था। उज्बेकिस्तान में भी 2005 में अंदीजान में हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां की इनका प्रभाव और है। इन देशों से दोस्ताना संबंध भारत के लिए बेहतर हैं? बहुत बेहतर हैं, क्योंकि केवल जब यहां से अमेरिकी और नेटो के फोर्सेस जब बाहर निकल जाते हैं तो हमारे ये जो क्षेत्रीय देश हैं, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, चाहे ईरान हो, चाहे चीन हो, मैं पाकिस्तान का इसमें नाम नहीं लूंगा क्योंकि सभी ने अभी जब तजिकिस्तान में थे आखिरी यात्रा में, तो प्रधानमंत्री जी ने और वहां पर इमाम रहमान ने भी ये कहा, जो टेररिज्म का, आतंकवाद का जो केंद्र बिंदु है, वो तो बिल्कुल हमारे नेबरहुड में है। तो मैं पाकिस्तान का इसलिए नाम नहीं लूंगा इसमें,
परंतु इन सब देशों को मिलकर ऐसा ये करना है, मिलकर कार्य करना है जिससे कि आतंकवाद यहां से फैल ना पाए। फिर जब सब कुछ ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या वजह है कि मैं पढ़ रहा था कहीं कि 1955 लगभग 55 साल बाद, पंडित नेहरू के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री इन देशों की यात्रा के लिए बाहर निकला है? जी देखिए, जब पंडित जी गए थे वहां पर 1955 में, और पूरे 60 साल हो गए हैं, ये जून 1955 में गए थे, और उन्होंने 3 कैपिटल सिटी गए थे। वो तो तब सोवियत संघ के हिस्सा थे, कजाकिस्तान भी, उज्बेकिस्तान भी और तुर्कमेनिस्तान भी। 91 के बाद भी कोई प्रधानमंत्री शायद इन देशों में नहीं गए? नहीं, देखिए सारे देशों में। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये तो बहुत ही ऐतिहासिक उनका दौरा रहा है, क्योंकि वो 5 देशों को में यात्रा कर रहे हैं। परंतु इससे पहले अगर आप देखें, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उन्होंने 1993 में 2 देशों की यात्रा की थी, और 1995 में 2 और देशों की यात्रा की। वाजपेयी जी भी गए थे? नहीं, वाजपेयी जी, देखिए वाजपेयी जी गए थे 2002 में कजाकिस्तान में। वहां पर उनका एक रीजनल समिट था, मीटिंग था, जिसे कहते हैं सीका, कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। ये कजाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है, सीका। उसके लिए वो 2002 में वहां पर गए और 1 दिन और रुक गए बायलैटरल विजिट के लिए, द्विपक्षीय यात्रा के लिए। उसके बाद 2003 में वो गए वहां पर तजिकिस्तान में। तो उन्होंने अपने 5 साल में 2 देशों की यात्रा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल में 2 देशों की यात्रा की। तो ये मेरे विचार से हमारी तरफ से बहुत निग्लेक्ट हुआ है ये वाला रीजन। मैं ये भी कहूंगा क्योंकि हमने निग्लेक्ट किया है। ठीक बात। तो इन देशों ने भी हमको निग्लेक्ट किया है। जाहिर सी बात है। सुषमा जी, आपको लगता है कि ये कुछ नए सिरे से विदेश नीति की शुरुआत है, कम से कम जो आंकड़े यहाँ पर अशोक जी बता रहे हैं? जी बिल्कुल, इन आंकड़ों से तो ये स्पष्ट ही होता है। वैसे भी हम जिस तरह से देख रहे हैं, अब जिस तरह की यात्राएं हो रही हैं, और आज अगर देखें कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये मेरा संबंध जो है ये शस्त्र और शास्त्र दोनों से परे है, जबकि प्रायः क्या होता है कि या तो क्षेत्र होता है या शस्त्र होता है। तो क्षेत्र और शस्त्र मतलब उनके साथ अभी भूमि का हमारा कोई संघर्ष नहीं है, और उनसे हमें बहुत रक्षा का समझौता भी नहीं चाहिए, जबकि डिफेंस पे हुए हैं हस्ताक्षर। लेकिन उससे कहीं उससे दूर उन्होंने संस्कृति की बात की है, और संस्कृति के क्षेत्र में जो संबंध बनाए जाएंगे वो संबंध उस प्रकार के संबंधों से अलग होंगे जो अभी तक अपने बनाए हैं। और यदि मैं इसको एक और दृष्टि से देखूं तो ये मोदी जी की जो कूटनीति चल रही है, ये मुझे लगता है अपनी संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए भी ये एक यात्रा चल रही है। ठीक है, उसका क्या कुछ मतलब है ये भी समझ लेंगे, क्यों हमारी सारी विदेश नीति केवल उस सदस्यता पर आकर टिक जाती है। लेकिन शंभुनाथ जी, आप भी क्या इन देशों की यात्राओं को, जैसा अशोक जी ने बताया कि पिछले 60 सालों का जो इतिहास है वो कुछ इस तरीके का रहा है, आपको लगता है कि एक नया बदलाव है, शायद हम देर से जागे हैं बाकी देशों के लिए भी विदेश नीति के मोर्चे पर? ये सब सोवियत संघ के हिस्से हुआ करते थे, उस वक्त से भारत सोवियत मैत्री से जो भी लोग दौरे पे जाते थे वो ज्यादातर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जाते थे। कई वजह थी। एक तो इनका भारत से थोड़ा निकटता भी है, सांस्कृतिक निकटता है। जैसे ये वही मुल्क हैं जिनसे बौद्ध धर्म फैल, जहाँ गया, जहाँ बाबर भी नहीं, फरगान घाटी जो बता रहे थे यहीं से निकल गया, या बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कहीं ना कहीं भारत अभी निकटता, नजदीकी महसूस करता है। लेकिन जब सोवियत संघ का आधिपत्य खत्म हो गया और रूस का एक तरह से जो उनकी फौज थी वो सब खत्म हो गई, तो यहाँ पे बहुत सारे गुट भी बन गए। उन गुटों से एक आतंकी खतरा तो पैदा हो ही गया कि छोटे छोटे मुल्क हैं, उनके पास अपनी उस तरह सक्षम नहीं है कि आतंकवाद से लड़ाई लड़ सकें। ऐसे में ठीक बगल के यानी बीच में एक मुल्क, उसके बाद भारत है, अगर इस तरह का कोई सहयोग, सैन्य अभ्यास या सहयोग की बात करता है तो ये तो बेहतर है कि ये मतलब प्रधानमंत्री ने वहां जाकर के एक बेहतर कदम उठाया है कि इस तरह से शायद सैन्य अभ्यास से कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि ये मुल्क उतने अकेले नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। इनके साथ भारत भी है, इनके साथ चीन भी है, इनके साथ रूस भी है, और ये तीनों देश ऐसे हैं जो आतंकवाद से कहीं यहाँ कुछ राजनीतिक दल इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं कि प्रधानमंत्री विदेशों में ही रहते हैं, आपको लगता है उसका कुछ मतलब रहता है क्या जब प्रधानमंत्री इन तमाम देशों के दौरे पर हो? हालांकि इस बार शायद इस तरीके का बयान नहीं आया। ये फिर इसमें बहुत थोड़ा इतिहास देना पड़ा कि प्रधानमंत्री लगातार हमले भी कर रहे हैं कि 60 साल से हम एक दूसरी सरकार देख रहे थे, अब दूसरी सरकार देख रहे हैं, अब बदलाव, यानी वो मान के चलते हैं कि हमें पूरी विदेश नीति बदलनी है। जब विदेश नीति बदलनी है तो विदेश यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन शिशिर सर, इन देशों की यात्राओं का आर्थिक पहलू भी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप इसको ऊर्जा यात्रा कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा जब हम उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान की बात करते हैं, क्या वाकई ऐसा है?
बिल्कुल, देखिए अगर खाड़ी के देशों की बात करें या पश्चिमी एशिया के देशों की बात करें जहां पर किसी न किसी वजह से तनाव है जी। और वहां से चूंकि हमारी ऑयल का जो इंपोर्ट है काफी ज्यादा है, अब ऐसे में हमको ऑल्टरनेटिव देखना होगा। और ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है कि यूएसएसआर जो ईस्ट वाइल यूएसएसआर है, वहां के देशों के पास ऊर्जा के असीमित भंडार हैं और वो ऐसा है कि वहां पर उसके प्राइसेस काफी लो हो चुके हैं। अब उस लो प्राइसेस का अगर हम फायदा उठाएं, देखिए इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास दो तरह के एनर्जी सोर्स हैं। हाँ। एक आपका शेल गैस है जो कि यूएस से है और एक आपका क्रूड ऑयल है। जी। क्रूड ऑयल के आपके पास जितने सोर्सेज हैं उनका एक अलग कार्टेल चलता है, ओपेक के जो उनके अपने ओपेक चलाते हैं। शेल गैस का उन्होंने डाउन करने का हर संभव उपाय कर रखा है। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई में हमें वो सोर्सेज देखने होंगे जो सस्ते दर पर उपलब्ध हो। ठीक है। क्योंकि हम यूएसएसआर के एरिया में, ईस्ट वाइल यूएसएसआर के एरिया में देख रहे हैं कि करेंसी का काफी डिवैल्यूएशन हो चुका है जी। तो वहां से जो हमको एनर्जी मिलेगी वो काफी कम प्राइस पर एनर्जी मिलेगी। मतलब यूरेनियम या मैं कुछ और? कच्चे तेल की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है हम ऑलमोस्ट 2/3 हम इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो अगर वेस्ट एशिया में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, खाड़ी के देशों में कोई समस्या होती है, तो हमारे पास विकल्प आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है और वो ऑल्टरनेटिव सस्ता है और वो आसानी से आ सकता है। इसीलिए आप देखिए कि इस यात्रा में दो अहम बातें हुई। एक तापी गैस जो पाइपलाइन है, हाँ। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान गैस जो पाइपलाइन है, हाँ। इस पाइपलाइन को लेकर के मामला काफी समय से अटका पड़ा है। वहां पर हम थोड़ा आगे बढ़े हैं। थोड़ा आगे मतलब कहां तक बढ़े हैं? क्या देखिए हमने समस्या ये है कि पाकिस्तान के बीच हाँ, का जो यही मैं हिस्सा आपसे है पूछ रहा था। उस हिस्से को लेकर के विवाद बना हुआ है। वो विवाद अगर सुलझ जाए तो इस गैस पाइपलाइन को बिछने में ज्यादा समय मतलब नहीं तुर्कमेनिस्तान तैयार है, अफगानिस्तान तैयार है, भारत तो तैयार बैठा ही है, सिर्फ बिल्कुल, पाकिस्तान उसमें में कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान के हिस्से में थोड़ी समस्या है। दूसरा अगर आप देखें तो एक रजनवेल्ट करके कंपनी है जिसने एसआर ऑयल में इक्विटी ली है। जी। इससे इंडियन ऑयल स्पेस में जो रशियन कंपनीज हैं, जो रशियन टेक्नोलॉजी है, जो रशियन एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज यहां पर आकर के ऑयल एक्सप्लोरेशन में काम कर सकेंगी। ठीक है। इससे जो आपके यहाँ जो कुछ भी भंडार उपलब्ध है उसका सही तरीके से एक्सप्लोरेशन हो सकेगा। तो आपको दो फायदे हो गए। हाँ। एक, आपको एक सस्ता विकल्प मिल गया। तकनीक। दूसरा, आपको तकनीक और उनकी जो विशिष्टता है उसका फायदा आपके अपने रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन में मिलेगा। ठीक है सर, लेकिन तो ऊर्जा यात्रा आप अगर कहेंगे तो गलत नहीं कहेंगे। तापी मतलब 1735 किलोमीटर, क्या ये इतना आसान है प्रधानमंत्री की एक यात्रा के बाद? नहीं, इतना आसान नहीं है। मैंने यही कहा कि ये आज से नहीं, ये सालों से अटका है और अगले कई सालों तक अटका रहेगा। लेकिन अगर थोड़े थोड़े प्रगति होती है इस मामले में तो उसको आप, जिसको कहते हैं ना, टेक नोट हमको लेना चाहिए। हम बिल्कुल ये इग्नोर नहीं कर सकते कि साहब कुछ नहीं हो रहा है, भूल जाओ उसको। नहीं, थोड़ी बहुत प्रगति हुई है और मुझे लगता है कि अगर अगले साल जब हम सार्क देशों के सम्मेलन में जाएंगे, हो सकता है कि भारत की ओर से ये मुद्दा भी उठाया जाए कि जो पाकिस्तान के हिस्से का जो तापी गैस पाइपलाइन का जो हिस्सा है उसको कैसे सुलझाया जाए। शायद उस मामले में कोई सकारात्मक पहल हम अशोक सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जो तापी का जैसे इन्होंने कहा, इसमें अहम मुद्दा तो जैसे बताया गया है सुरक्षा का है। जी। सुरक्षा अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, जो कैसे इसको सुरक्षा। इसके अलावा जो और जो चीजें हैं जो इस क्षेत्र में है, एक तो जैसे आपने स्वयं कह रहे थे यूरेनियम। जी, यूरेनियम कजाकिस्तान में इसके भंडार पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, केवल ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल। परंतु जो इसका खनन वहां पर करते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, 20,000 टन। तो जब यहां पर नजरबायव, वो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जी आए थे 2009 में, तब जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे उसके तहत हमने करीब 3,000 टन उनसे अभी आयात कर लिया है। जी। और अभी जो समझौता हुआ है वो है जो हम अगले 5 साल में 5,000 टन वहां से और आयात करेंगे। हाँ। ऐसे ही उज्बेकिस्तान से भी करेंगे और क्योंकि उज्बेकिस्तान के पास भी यूरेनियम का बहुत अच्छा भंडार है, सप्लाई है। तीसरी चीज है ऑयल का, तेल का। जी। तेल का पहला जब प्रधानमंत्री जी थे वहां पर अस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी में, तो भारत का एकमात्र कजाकिस्तान में जो ऑयल वेल है कैस्पियन शोर के पास सतपाएव, उसमें हमारा 25% शेयर है। जी। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का, और वो भी 2009 में इसके ऊपर दस्तखत हुए थे जब नजरबायव यहां पर आए थे भारत की 60वीं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, वो चीफ गेस्ट बन के आए थे। और उसका तब ड्रिलिंग शुरू हुई जब प्रधानमंत्री 2009 में, नहीं 7 तारीख को। अच्छा, जी। अभी जब 7 और 8 को वहां पर थे, तो 8 तारीख को जब उनकी मुलाकात हुई वहां पर, 7 तारीख को वहां के प्रधानमंत्री से,
तो उनके सामने वहां पर उन्होंने वीडियो दिखाया जो उसका ड्रिलिंग जी। शुरू हुआ है। परंतु ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने 400 अरब डॉलर वहां पर इस्तेमाल करने का लेकिन उत्तर सर दिया है। क्या वाकई ये सब कुछ इतना अच्छा है जब हम चीन के मुकाबले भारत को देखते हैं इन देशों में केवल व्यापार के संदर्भ में ही? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत देर से जागा है भारत, चीन पहले ही बाजी मार चुका है। जी, मैं कहूंगा बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें तो बहुत और कर लेना चाहिए था। परंतु ये कहते हुए जो अगर हमने जो आगे कदम उठाया है उसको भी हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैं एक और चीज कहूंगा, जो वहां पर कोयला भी बहुत मात्रा में है जी। कजाकिस्तान में, और हमें दिक्कत जो आ रही थी, अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी अगर हम कोयला वहां से लेते हैं तो वो हम भारत में लाएंगे कैसे। और अभी आपने देखा होगा जो पिछले दिसंबर 2014 में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बीच का जो रेल लाइन है वो ऑपरेट होनी शुरू हो गई है। तो उस रेल लाइन से बंदर अब्बास तक लाकर हम कोयला अपने पास अपने तक ला सकते हैं। ठीक है। तो इसी के हिसाब से जो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसकी बहुत अहमियत बढ़ जाती है। इसके बारे में भी बातचीत हो रही है। देर से जागे लेकिन सही जागे। मैं इन्हीं की बात का, क्योंकि अभी तक हम लोग जो बार बार कहते हैं कि चीन ने काफी कदम आगे बढ़ा लिए, लेकिन आप देखें तो चीन ने जितना अफ्रीका को एक्सप्लॉइट किया, हम उस मामले में थोड़े पीछे रह गए। हम अफ्रीका को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि हम उन मार्केट पे फोकस करें जो हमारी अपनी जरूरतों को पूरा करे और वहां पर हमारे लिए बाजार की संभावनाएं बेहतर है। उस लिहाज से ये जो देश हैं, ये देश हमारे लिए इन देशों के लिए भी कहा जाता है कि चीन ने पहले अपनी थोड़ी जो पकड़ है वो मजबूत कर ली है भारत के मुकाबले। अभी वो इन देशों से भारत के व्यापार के जो आंकड़े हैं उनको देखिए और चीन से मुकाबला कीजिए। तो जाहिर सी बात है, देखिए भारत के अगर व्यापार के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही खराब है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हम सिर्फ उन आंकड़ों में ही उलझे रहे और कदम ना उठाए ये सोच करके कि चीन ने उठा लिया अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप रोने के सिवा कुछ नहीं। रुदाली से आपको ऊपर उठना हो। रोने से बेहतर यह है कि कम से कम समझौते किए जाएं, देर से ही सही। नहीं, मैं तो ये कहूंगी देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कभी भी इतनी देर नहीं होती। इट्स नेवर टू लेट एज दिस। ठीक बात। और बहुत दिन से मुझे लगता है जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देख रहे थे या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास कर रहे थे, उनके मन में ये प्रश्न बार बार उठते थे कि हम ये संबंध इन राष्ट्रों से क्यों नहीं बनाते। इवन जो हमारे अफ्रीका के साथ संबंध थे अभी तक, वो भी अफ्रीका के साथ संबंध जितने व्यापारिक संबंध थे वो भी वाया अमेरिका या वाया यूरोप हम तक पहुंच रहे थे। मुझे लगता है अगर मैं इसको थोड़ा सा मिथिकल वे में कहूं तो ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चल रहा है उनके साथ साथ। और वो धीरे धीरे, देखिए सुप्रीम पावर जो कहते थे अभी तक, अब मैं नहीं मानती बहुत ज्यादा है वो, लेकिन अमेरिका से शुरू किया उन्होंने, चीन में भी फहराया है वो परचम, पास में फहराया। अब मुझे लगता है आप ये जो सेंट्रल एशिया गए हैं, ठीक है, उसका उद्देश्य यही है। अभी तक तो रशिया में हम उस सबको समाहित किए हुए मान रहे थे। तो इस आपकी इस मैं फिर बात करती, जरूर बात करते। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है, ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो थोड़ा ब्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे और एससीओ का क्या कुछ मतलब है अगर भारत वहां पर सदस्यता लेता है, ये भी जानने की कोशिश एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा की। शमुना सर, शुरुआत में आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की इन देशों की यात्राओं का फर्क भारत में भी कुछ पड़ता दिखता है। आपने कहा कि कूटनीतिक लिहाज से इसको आप एक उपलब्धि के तौर पर देखिए, हो सकता है रणनीतिक रूप से भले ही इसको आप कहीं विफलता मान लीजिए, उस अंतर को थोड़ा आप समझाइए सर। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ गए अभी मध्य एशिया और रूस, तो उसमें राजनीतिक फायदा ये हुआ कि नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। ये जितने सोवियत संघ के पूर्व घटक देश थे, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान आदि देशों का दौरा किया, तो इस लिहाज से राजनीतिक तौर पे निश्चित तौर पर उनको फायदा हुआ कि मध्य एशियाई देशों में उन्होंने जो इस्लामिक देश हैं, खासतौर पे सोवियत संघ के इतर बाकी जो उनके यूरोपीय यानी ईसाई देश थे उनकी तुलना में इस्लामिक देश हैं, वहां उन्होंने एक सद्भावना के तौर पर उन्होंने कहा कि हम सांस्कृतिक आदान प्रदान के रास्ते बनाएंगे। तो सद्भावना तो वहां की जीती भी। हाँ, लेकिन ऐसी यात्राओं
का कुछ मतलब क्या भारतीय समाज में दिखता है या भारतीय राजनीति में दिखता है? मैंने कहा आप था, विदेश में जाकर समझौते करें, उसका कुछ लाभ राजनीतिक रूप से देश में मिलता है क्या? जब सोवियत संघ था और भारत सोवियत तमाम तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान होते थे, जी। तो लोग इन्हीं मुल्कों का दौरा करते थे। खासतौर पर जितने कवि जाते थे, जितने यहाँ से कलाकार जाते थे, इन्हीं देशों में जाते थे। हाँ। 2-3 वजह थी। एक तो ये हमारे एकदम पड़ोसी देश है, और हमारी उनकी शायद बहुत सारी सांस्कृतिक एकताएं भी कुछ चीज़ों से ऐतिहासिक या पूरा ऐतिहासिक चीज़ें मिलती भी हैं जी। कि शायद बौद्ध धर्म वहीं फैला था, आज मैंने जो पहले बताई। तो इन कारण ये लोग वहाँ जाते थे, एक तरह सांस्कृतिक एकता के कारण। अभी जैसे शिशिर साहब बता रहे थे कैसे वो एक जब वो गए उज्बेकिस्तान, तो जो कोरस गाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एकता जैसी महसूस होती है। और दूसरे जो चूंकि ये लेकिन विदेश यात्राएं क्या भारतीय राजनीति में या आपके और हमारे जीवन में भी कुछ असर छोड़ती हैं क्या? हम भी सोचते हैं इन मुद्दों को कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश नीति के मोर्चे पर कुछ बेहतर कर रहे हैं। पंडित नेहरू का आपने जिक्र किया था। पंडित नेहरू ने जब विदेश यात्राएं शुरू की थी तो यही माना गया था कि वो वहाँ के लोगों का दिल जीतने के लिए वो असरकारी होंगी। हम सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ हमारे हम कोई कूटनीतिक सफलता के लिए, दूसरे देशों के लोगों का भी दिल जीतेंगे, और हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट वाली बात अब भी आई थी। ठीक है। तो इस कारण ये एक पहल है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर ऐसी यात्राएं शुरू होती हैं तो मैं कहूंगा पंडित नेहरू ने जो परंपरा शुरू की थी वो आगे ही बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा जो कहा गया कि राजनीतिक सफलता उन्होंने अर्जित करी, खासतौर से पाकिस्तान के संदर्भ में, खासतौर पे से जैसे संघाई सहयोग संगठन में सदस्यता आखिर मिल ही गई, है ना, ये और जल्दी मिल गई। हमने 2014 में शायद आवेदन किया था, 2015 में मिल गई। उन्होंने वो 2006 से या 9 से बैठे हुए, बहुत पहले से लगे हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें सफलता भी मिली। पर कूटनीतिक विफलता यह है कि जैसे पाकिस्तान ने लखवी के मामले में जिस तरह से बदले हैं, जिस तरह से कश्मीर का मुद्दा फिर उठाने लगे हैं, तो अगर दोनों एनएसए मिलते भी रहे तो क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान की ओर से जो घटनाक्रम आया है सामने, आपको लगता है कि जब सत्र शुरू होगा अगले कुछ दिन में तो विपक्ष के पास एक मुद्दा मिलता है? बिल्कुल, विपक्ष के पास एक मुद्दा तो मिल ही गया, और बड़ा अहम मुद्दा मिल गया कि यही नहीं, चीन का भी एक मुद्दा मिल गया कि चीन के साथ भी आपने ऐसे रिश्ते बनाए, और एन मौके पे चीन ने यूएन में लखवी के संदर्भ में खड़ा हो गया। ठीक है। लेकिन अशोक सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा सर, आपने बताया कि इन देशों की यात्रा अफगानिस्तान के लिहाज से, आतंकवाद के लिहाज से मायने रखती है। इन देशों की जो सीमा है, सरहदें, उस लिहाज से ये यात्रा क्या चीन के संदर्भ में भी कुछ मायने रखती है या पाकिस्तान के संदर्भ में भी कुछ मायने रखती है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे पिछली मर्तबा जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो वो केवल चीन नहीं गए, वो मंगोलिया भी गए, साउथ कोरिया भी गए, और यहाँ पर भी क्योंकि हमारे जो संबंध हैं इनके साथ बहुत पुराने हैं, बहुत गूढ़ हैं। तुर्कमेनिस्तान में अभी बताया गया, जो वो बच्चियों ने जैसे वो हिंदी में गाया, हमारे जो गीत गाए, और बहुत ही मधुर गाए, बहुत ही अच्छे गाए। और ऐसा अगर आप देखेंगे तो ये पांचों मध्य एशिया के देश में भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय फिल्मों के प्रति बहुत ही रुझान है, बहुत ही लगाव है। तो ये जो है, ये सॉफ्ट पावर, ये जो एक बेसिस है, ये जो फाउंडेशन है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके ऊपर हमें बिल्ड करने की जरूरत है। और चीन का, जैसे आपने भी कहा था, चीन का यहाँ पर प्रभाव बहुत बढ़ गया है, चाहे वो ऊर्जा की दृष्टि से हो, ऑयल हो, गैस हो, चाहे वो ट्रेड आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, क्योंकि वो आयरन सिल्क रोड बना रहे हैं, वहां से लेकर कजाकिस्तान से होते हुए पूरे यूरोप में जाते हुए। तो चीन का यहां पर असर और प्रभाव बहुत अधिक हो गया है। और हमारे जो इतने अच्छी पॉसिबिलिटी है और पोटेंशियल है, इसको हमने अभी तक पूरा वो नहीं, इसका फायदा नहीं उठाया है। तो मोदी जी की जो यात्रा है, ये इसका फायदा उठाने के लिए और इनको बताने के लिए, जो हम अभी आपसे बड़े अच्छे संबंध चाहते हैं, रिश्ते चाहते हैं। ठीक बात, वो एक तरीके से शुरुआत है जी। परंतु केवल वह नहीं, क्योंकि हमने अभी सामरिक तौर से तो देखा जो कैसे आतंकवाद के अगेंस्ट, दूसरा हमने ऊर्जा की दृष्टि से देखा, तीसरा हमको ये देखना है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि वहां पर भी बहुत यहाँ पर संभावनाएं हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो टूरिज्म। कुछ पहल हुई भी है जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में सर, शंघाई सहयोग संगठन और उसमें सदस्य के तौर पर भारत, क्या कुछ मतलब है इसका? इतने सारे प्लेटफॉर्म मंच हैं अलग-अलग, इस एससीओ का क्या मतलब? शंघाई संगठन का ज्यादा सामरिक महत्व है, कूटनीतिक महत्व है। अगर आर्थिक लिहाज से आप सोचें तो शायद इसका बहुत ज्यादा
मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पर इसके फायदे ज्यादा राजनयिक स्तर पर ज्यादा होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं जो इस पे डोमेन जिनका है, हाँ। वो शायद इसको ज्यादा अच्छे से ब्रिक्स का कुछ मतलब आपको नजर बिल्कुल। ब्रिक्स के मामले में मैं मानता हूं कि ब्रिक्स के मामले में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट पहल है ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है। अभी तक हो क्या रहा था कि अगर आप वर्ल्ड बैंक देखें या IMF देखें, जो दो मेजर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, इनका झुकाव कहीं ना कहीं एक खास रीजन की तरफ रहा और हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। कहने को हमारे पास एशियाई डेवलपमेंट बैंक है जिससे मल्टीलैटरल फंडिंग होती है, वर्ल्ड बैंक से भी होती है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक एक खास रीजन के लिए था। लेकिन जब हम देखते हैं कि 5 ऐसा देश जिसकी GDP US के बराबर पहुंच चुकी है, ऐसे में क्या उन 5 देशों के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए था और वो इंस्टीट्यूशन इन 5 देशों में शुरुआत करे और फिर धीरे धीरे एक वर्ल्ड लेवल पर उसको लेकिन आगे उस बढ़ाए। बैंक का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका कुछ मतलब भारत के संदर्भ में भी है क्या? लोग कह रहे हैं कि चीन बाजी मार गया, वहां भी चीन ने अपना एक अलग से बैंक भी कुछ इस तरीके का ढांचा खड़ा किया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चाइना हर तरफ से आपको मात देने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने बार बार ये शब्द इस्तेमाल किया कि रुदाली में नहीं चलिए कि उसने कर लिया तो हम कुछ करेंगे नहीं जी। ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है, आप इससे सोचिए कि आपकी अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, आपकी जो लॉन्ग टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट है, वो आपको कितनी आसानी से मिल सकते हैं। और ये मेंबरशिप बेस्ड पे नहीं है कि आपका मेंबरशिप इतना ही है तो आपको इतना ही फंड मिलेगा। ठीक है, अशोक जी आप कुछ कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जो आपने कहा ना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। वो तो ब्रिक्स का है ही नहीं। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है यहाँ का। और इसमें ये जो निश्चय किया गया, पहले तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो भारतीय हैं, श्री कामत हैं, जो कि ICICI बैंक के जो थे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। दूसरा है जो भी देश हैं, 5 के 5 जो देश हैं, वो इक्वल कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। $50 बिलियन पहले शुरुआत होगी, $10 बिलियन 5 देश देंगे। तो इसीलिए जो उनके वोटिंग राइट्स हैं वो बिल्कुल बराबर रहेंगे। और यही हमारी मुश्किल थी वर्ल्ड बैंक से और IMF से, जो हमारी जैसे प्रोपोर्शनल हमको वो वहां पर वो नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक तो बहुत ही ठीक है। और ये शंघाई संगठन सर, इसका कुछ मतलब सामरिक लिहाज से? जी, और क्या यहाँ पर अगर भारत और पाकिस्तान दोनों अब सदस्य बन गए हैं तो दोनों क्या सहयोगी देश की भूमिका में आपको नजर आएंगे, या वो प्रतिस्पर्धा उस SCO में भी नजर आएगी? क्योंकि चीन के एक थिंक टैंक की तरफ से खबर आई थी जिसने चिंता जाहिर की कि अपने सदस्य तो बना रहे हैं लेकिन मुश्किलें ना बढ़े बाद में। जी, मैं केवल खाली न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में एक शब्द और कहना चाहूंगा, एक सेकंड। जो वहां पर एक और जो अहम निर्णय लिया गया है वो है करेंसी स्वैप अरेंजमेंट का, $100 बिलियन का, जो अगर कहीं किसी देश में, इन 5 देशों में कुछ ऐसी हालात आते हैं जो इनको पैसा की आवश्यकता होती है, तो ये $100 बिलियन में से वो रिजर्व में से वो ले सकते हैं। जहां तक आपने कहा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसमें भारत के लिए बहुत फायदेमंद चीज है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, जैसे हमने कहा है, जो भारत की हर साल इनकी मुलाकात होगी, वहां के जो 6 देश हैं जिसमें रूस, चीन वगैरह। रूस और चीन के राष्ट्रपति से तो हमारी प्रधानमंत्री की वैसे भी और जगह मुलाकात हो जाती है, परंतु ये जो मध्य एशिया के देश हैं इनके साथ मुलाकात हमारी नहीं हो पाती। जैसे हमने बात की 10 साल से कुछ किसी से मुलाकात नहीं। तुर्कमेनिस्तान में हमारे जो प्रधानमंत्री गए हैं 20 साल बाद गए हैं, 1995 में गए थे ना। तो यहां पर हर साल इनसे मुलाकात होगी। तो इसीलिए जो हमारी जरूरतें हैं, चाहे आर्थिक स्तर पर हो चाहे ऊर्जा स्तर पर हो, इन सब के बारे में बातचीत होगी और अपने रिश्तों को हम और आगे ले जा पाएंगे। इस तरीके के संगठन जैसे किसी मंच का मतलब कुछ आपको भी नजर आता है क्या? बिल्कुल आता है, और मैं इसको एक और दृष्टि से भी देख रही हूँ। ये मात्र विदेश यात्राएं नहीं हैं जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये मैं फिर से कहूँगी ये यथार्थ राजनीति है। वो बैलेंस ऑफ पावर करके चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में भारत को लाना चाहते हैं कि कोई हमें ब्लैकमेल ना कर सके, हम किसी पर मदद के लिए पूरी तरह से आधारित ना हो जाएं, जैसा अभी तक हो रहा था कि एक बार हम US की तरफ देखते थे, एक बार हम रशिया की तरफ देखते थे और इतने डरते थे कि अगर हमारे प्रधानमंत्री US चले गए तो कहीं रशिया नाराज ना हो जाए। जो समय USSR था तो पहले वहां से भी यात्रा करके आए या वहां सफाई दे करके आए। अब मुझे लग रहा है ये मल्टीपल लेवल्स ऑफ पावर बना रहे हैं और मल्टीपल फ्रेंड्स भी बना रहे हैं। और इस तरह से जब हम जाकर के ब्रिक्स में भी बैठेंगे या चीन के साथ व्यवहार करेंगे तो हम एक ताकत की स्थिति में और क्या हम सफल होते दिख रहे हैं?
ये कहना अभी बहुत जल्दी होगी, ठीक है, लेकिन ये जरूर हम सफलता की तरफ जाएंगे। और हम जो चीन से डरते हैं, हमने चीन को भी निगलेक्ट किया है पिछले दिनों में, शायद इसी डर की वजह से, और इसलिए वो आर्थिक स्थिति में बढ़ते चले गए। लेकिन मात्र आर्थिक स्थिति से कोई देश नहीं, अब तो वहाँ भी गड़बड़ है आर्थिक लिहाज नहीं, से। बड़ी बड़ी पावर्स को हमने सब कुछ ढहते ठीक वहाँ भी नहीं है। देखा है ना, हमने ठीक बड़ी बात बड़ी शक्तियों को ढहते देखा है। तो वो जो हमें दिख रहा है चीन का भी, जरूरी नहीं है वो सारे आंकड़े सही भी हों और यथार्थ भी हों वो। ठीक बात है। क्योंकि मैंने चीन को बहुत कीनली भारत में इंटरेस्ट लेते हुए देखा है। चांस की बात है इतनी यात्राएं कि वो इतने इंटरेस्टेड है हमारी सॉफ्ट पावर को समझने में। बार बार यहाँ आते हैं कि हमें फिल्म इंडस्ट्री समझा दीजिए, कल्चर इंडस्ट्री जिसका हम नाम भी नहीं जानते। वो कहते हैं कल्चर इंडस्ट्री क्या है इंडिया की। हमने कहा कल्चर को तो हमने इंडस्ट्री के रूप में देखा नहीं। ठीक बात। इसी तरह से जो सिल्क रूट की बात है, वहाँ वुशु के पास एक पूरा शहर है जो सिर्फ भारतीय व्यापारी ही हैं जो सिल्क का व्यापार कर रहे हैं। तो सिल्क रूट भी बनेगा। तो मुझे लगता है अगर हम अपनी कूटनीति ठीक रखेंगे और उसके पीछे जो अर्थनीति मैं समझ रही हूँ, मोदी जी सिर्फ यात्राएं ये अपने चेहरे दिखाने के लिए या भारत दिखाने के मात्र से नहीं कर रहे हैं, उन देशों को भी देख रहे हैं और इन देशों से क्या लिया और ले जाया जा सकता है वो भी देख रहे हैं। थोड़ा राजनीति को, खासकर भारत की जो अंदरूनी राजनीति है उसको छोड़ दें तो ये विदेश नीति में सब कुछ अच्छा आपको भी नजर आता है? देखिए, जब आप शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बनेंगे तो जाहिर है एक गुट में तो चले ही जाएंगे, एक गुट में चले जाएंगे। फिर आप ये मना नहीं कर सकते कि नहीं हम जो यूरोप के या अमेरिका के दूसरे गुट हैं उनसे हम अलग हैं। ठीक है, आप निर्गुट नहीं, आप एक गुट में बाकायदा जा रहे हैं। ठीक है। और फिर आपको ये तो तय ही करना पड़ेगा कि आपको दोस्ती एक दूसरे सुपर पावर से रखनी है या रूस और चीन के बीच कहीं न कहीं दोनों से एक साथ नहीं रखते। ठीक है। और तीसरे जो सबसे बड़ी संकट जो आपने भी कही थी कि चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों शंघाई सहयोग संगठन में आ गए हैं, इससे झगड़ा तो होगा। इसमें कोई इब्बत नहीं है, निश्चित तौर पर। सर, ये जो एससीओ को लेकर जो कुछ सवाल है, इसका कुछ समाधान आपके पास है या वास्तव में सवाल में दम है? देखिए, मैं तो ये समझता हूं जब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारी सदस्यता आई है तो इसमें यह निश्चित हुआ है जो कोई बायलैटरल इश्यूज जो हैं वो रेज नहीं किए जाएंगे। ठीक है। जैसे सार्क में भी बायलैटरल इश्यूज, भारत पाकिस्तान का जो कश्मीर का मुद्दा हो या और जो मुद्दे हो वो उसमें रेज, लेकिन अपने अपने भाषणों में आतंकवाद का जिक्र कर सकते हैं। आतंकवाद तो बिल्कुल आप करेंगे, क्योंकि आतंकवाद तो बिल्कुल पूरा विश्व ही है। परंतु मैं ये समझता हूं जो अब भारत की ये स्थिति आ गई है, इसका जो इंटरनेशनल प्रोफाइल हम किसी एक गुट में खड़े हो गए हैं क्या एससीओ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे विचार से देखिए, क्योंकि ये वाले जो सब गुट हैं, चाहे ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो, और एससीओ में भी ऐसा नहीं है जो वो वेस्ट के अगेंस्ट कुछ बोलते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे विचार से हमारी अब ऐसी प्रोफाइल आ गई है जो हम मल्टी डायरेक्शनल अपनी फॉरेन पॉलिसी को रख सकते हैं। चलिए, बहुत संक्षेप में सर बता दीजिए, वो जो दर्शक देख रहे हैं, इन तमाम विदेश यात्राओं का कुछ असर क्या उस दर्शक के अच्छे दिन से भी जुड़ा हुआ है? जी, मेरे विचार से इन सबका जो फोकस है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो आपको लगता है कुछ अच्छे दिन आएंगे इन विदेश यात्राओं से भी? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत संक्षेप ये संबंध अर्थ में बदलेंगे, इसका अर्थ निकलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इसके आर्थिक मतलब निकलेंगे। ठीक है, तो विदेश यात्राओं को भी आप भी लगातार देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, इस तरीके की चर्चाओं को सुनते रहिए। मामला अच्छे दिन से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी अपनी राय और अपना अनुभव साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।